Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग एंजाइम के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली दो क्लासेस में भी हमने एंजाइम के ही बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम उससे कुछ ज्यादा बातें सीखेंगे एंजाइम के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैं उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो आपका एंजाइम होता है वो एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें खर्च नहीं होता, लेकिन उस रिएक्शन को बहुत इजीली प्रोसीड करा देता है उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक। मतलब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और जितना जल्दी हो सके उतना तेजी से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। सही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब एक चीज जो हमने पीछे डिस्कस नहीं की और अभी हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं इस बात को, एंजाइम बहुत ही फिक्स रेंज में काम करने वाला कंपाउंड है। मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत ही फिक्स रेंज में काम करते हैं। उनका जो कंडीशंस होता है उनके आसपास का, वो बहुत ही फिक्स और पर्टिकुलर कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन में जरा भी चेंज करा दिया जाए तो उनके फंक्शंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंजाइम के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो ये एंजाइम है ये एक बहुत ही सेंसिटिव कंपाउंड है, और है भी एक फिक्स रेंज में काम करने वाला कंपाउंड है, और जरा भी अगर उसमें कुछ चेंज हो तो इसका पूरा का पूरा फंक्शन जो है, जो इसका ऑप्टिमम फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपको डिसरप्ट होता हुआ नजर आएगा। सही है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है और इसके फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करते हैं, तो वो तीन फैक्टर्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, और तीसरा है सबस्ट्रेट। किस तरीके से इन फैक्टर्स में अगर चेंज कराया जाए तो एंजाइम के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, इस बात को हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जानना है। तो पहला है हमारा आज का फैक्टर, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टॉपिक को शुरू करने के लिए हम ग्राफ से बात शुरू करते हैं। देखना जरा, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उतना तेजी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब समझना, देखो जरा पहले एक बार इस ग्राफ को देख लो। देखो, मैंने मान लो टेम्परेचर कुछ ये रखा था, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये था। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन था आपका। ठीक है, इस पॉइंट पर, है ना। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ा करके कुछ यहां पहुंचा दिया, ठीक है, कुछ इस पॉइंट पे पहुंचाया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो कुछ यहां पहुंच गया। टेम्परेचर आपका यहां से, ये मान लीजिए आपका ये टेम्परेचर था शुरुआत का, तो ये टेम्परेचर से बढ़ करके ये टेम्परेचर पहुंचा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहां से बढ़ के यहां पहुंच गया। सही बात है क्या? मतलब क्या इसका मीनिंग निकला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर दो चीज, पहली चीज कि ये जो सिलसिला है ये हमेशा नहीं चलेगा। जैसे ही ये जो एंजाइम है वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को गेन करेगा, देखना ये जो पॉइंट है टेम्परेचर का, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अपना रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट शो करता है। ऑप्टिमम का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया हो। तो ये जो टेम्परेचर है वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई एंजाइम का जो एक्टिविटी है, जो इसका फंक्शन है, वो भी मैक्सिमम हो चुका है। सही है। तो ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम शो करेगा इस पॉइंट पर। समझ पा रहे हो? तो पहली चीज, मतलब इसके बाद ये जो आपका चल रहा था अभी तक, ये वाला आपका जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। मतलब अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने नहीं जा रहा। क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहली चीज आपको समझ आ गई कि टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर तक ही एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, और उस टेम्परेचर के बाद, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद, उस फिक्स टेम्परेचर के बाद आपका एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है। समझते हैं इस सवाल का जवाब को। देखो जरा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है इनका आपस में। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव होता है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से, अब आप में से सब लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़े हुए चाहे नहीं पढ़े हो, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2
mv² होता है। 1/2 हाफ मतलब mv² होता है। यहाँ पे जो v होता है वो स्पीड है। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। किसका स्पीड बढ़ेगा? इंजाइम का भी बढ़ेगा और साथ में इंजाइम को किससे लगना होता है? सबस्ट्रेट से, तो सबस्ट्रेट का भी बढ़ेगा। अगर उस सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है उस सिस्टम की, तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उससे इंजाइम और जो आपका सबस्ट्रेट है उनके बीच उनका जो स्पीड है बढ़ जाएगा, जिससे उनके बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ने से उनके बीच में तेजी से बहुत तेजी से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब कोई बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा तो डेफिनेटली बहुत तेजी से उसमें अटैचमेंट भी हो जाएगी उसकी। अब कोई बहुत स्लो बढ़ रहा है तो बहुत टाइम लगेगा उसको आपस में दूसरे के कांटेक्ट में आने में, और कोई बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, जो आपका इंजाइम है और जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उनके बीच का कोलिजन बढ़ गया है, और कोलिजन बढ़ने के चलते बहुत तेजी से सबस्ट्रेट जाकर के इंजाइम के एक्टिव साइट्स में फिट हो जा रहा है, अगर वो सुटेबल सबस्ट्रेट है तो। और हम यहाँ सुटेबल सबस्ट्रेट की ही बात कर रहे हैं। और जाकर के उसमें फिट हो जा रहा है, और जैसे ही वो उसमें फिट हो रहा है तो बहुत तेजी से उसके पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड जो है वो जुड़ जा रहे हैं, नए बॉन्ड बन जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे उनके बीच का कोलिजन बढ़ेगा, और उनके बीच का कोलिजन बढ़ेगा तो फिर उस केस में वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होंगे, अटैचमेंट होगा उनके बीच में, एंड देन फिर वो एंजाइम पकड़ के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैम फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उनके बीच का कोलिजन पे क्या ऐसा असर पड़ गया? कोलिजन पे असर नहीं पड़ा बेटा, ध्यान से सुनना। एक फिक्स टेम्परेचर मतलब एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसको गेन कर लिया एंजाइम ने, और उस पर उसके साथ जो कोलिजन होना था वो मैक्सिमम कोलिजन वहां पे होने लगा। मतलब इस टेम्परेचर पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो कोलिजन था वो मैक्सिमम कोलिजन देखने को मिला, और बहुत तेजी से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अटैचमेंट होना शुरू हुआ, और बहुत तेजी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते ये चले गए। बट आफ्टर दैट पॉइंट इनके कोलिजन पर असर नहीं पड़ा। समझो मेरी बात को, हुआ क्या? जो एंजाइम है वो मैंने आपको बताया था प्रोटीन का टर्शरी फॉर्म होता है, और प्रोटीन का टर्शरी फॉर्म होने के चलते, याद करो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का टर्शरी फॉर्म एंजाइम का एग्जाम्पल लिया था, उसमें वो नेचर कहां से आया एंजाइम का? उनके बीच में जो बॉन्ड बना था उससे। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे तरह तरह के उसमें एच बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं, आपको लिखवाया था पीछे मैंने। तो वो सारे बॉन्ड जो वहां पर बने हुए हैं, आपको मैंने एक चीज और कही थी कि बॉन्ड की वजह से ही किसी भी कंपाउंड में उसकी प्रॉपर्टी आती है। अगर वो प्रॉपर्टी आप उसमें देख पा रहे हो तो बॉन्ड उसका कारण है, अगर वो बॉन्ड टूट जाए तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी नहीं बचेगी। तो यहां भी यही वजह है। अब समझना जरा, अगर तुमने टेम्परेचर को इस पॉइंट के बाद बढ़ाया तो वहां पे जो बॉन्ड है उसमें से कुछ बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है, जैसे कि एच बॉन्ड हो गया, वेंडर वॉल बॉन्ड हो गया, ये टूटने के चांसेस होते हैं, और इवन टूट जाते हैं, चांसेस नहीं होते हैं, टूट जाते हैं। और इनके टूटने की वजह से ही कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब जो प्रोटीन का टर्शरी फॉर्म है अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर बैठता है। और प्रोटीन का टर्शरी फॉर्म मतलब अल्टीमेटली मैं एंजाइम को कहीं ना कहीं बात कर रही हूं, तो एंजाइम अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर बैठता है, और एंजाइम जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेगा तो वो कैटालिटिक फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को ही कहीं ना कहीं उसने लूज करा हुआ है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यही चीज यहाँ पे भी होता है। इस टेम्परेचर के इस मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद जो एंजाइम है उसके भीतर का बॉन्ड ही टूट जाता है, जिससे वो अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर बैठता है, और जब कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेगा तो फिर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकेगा, जिसके वजह से यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? गिर जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मैंने यहाँ पर इसी बात को देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट लिख रखा है, जो ये आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो उस पर मैंने लिख रखा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्यों बढ़ता है? उसके पीछे कारण होता है कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ जाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच जो बीच का कोलिजन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर गया है। और समझना, ये यहां से यहां तक का जो सफर है, इस सफर में हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर तुम राइज करोगे
तो तुम्हारा जो इंजाइम है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो जो यहाँ पर रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है वो डबल हो जाएगा। ये बात भी मैंने यहाँ लिख रखी है कि एन एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। कब तक? जब तक कि वो ऑप्टिमम नहीं अचीव कर लेता, तब तक हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ओके। और देखो फिर यहां से इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर फर्दर तुमने टेम्परेचर, देखो इस पॉइंट पर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑब्टेन हो गया है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, और इस टेम्परेचर के बाद तुमने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इंजाइम अपने रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हुए, तुम देख पा रहे हो इंजाइम अपने रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर बैठा है, और उसके पीछे वजह है कि उसने अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, और इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। नेचर मतलब स्वभाव होता है, डी मतलब रिमूवल होता है, सही है। तो उसने अपने नेचर को, अपने स्वभाव को लूज कर बैठा है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू ब्रेक ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स नोन एज डीनेचुरेशन। क्लियर है क्या? ओके, चलो। अब इसका मतलब है कि हर एंजाइम के पास एक अपना फिक्स टेम्परेचर होता होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता होगा जो कि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे वो काम करता है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है, सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनका ऊपर नीचे इससे टेम्परेचर होता है। एक आपके बुक में डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर एंजाइम के लिए सही नहीं होता, मतलब वो उसको डीनेचुरेशन करा देता है, सही है, डीनेचर्ड कर देता है एंजाइम के मॉलिक्यूल को। समझना, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाना मतलब एंजाइम डीनेचर्ड हो गया, मतलब उसके बॉन्ड अंदर के टूट गए और वो अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर बैठा, मतलब वो इनएक्टिवेटेड हो गया, वो काम नहीं कर सकता, एक्टिवेटेड नहीं रहा वो, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट के बाद जब तुमने टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि एंजाइम अपनी प्रॉपर्टी को ही, कैटालिटिक प्रॉपर्टी को ही लूज कर बैठा, अगर इसके बाद तुम एंजाइम को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर ले करके भी आ जाओ तब भी एंजाइम काम करना वापस से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो वो बॉन्ड्स थे वही टूट गए हैं। वो जो प्रोटीन था उसके भीतर जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ही टूट चुका है, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को ही लूज कर बैठा है। जब तक वो बॉन्ड वापस बनेगा नहीं तब तक उसकी वापस से कैटालिटिक प्रॉपर्टी लौटेगी भी नहीं। समझ रहे हो? जबकि इसी का दूसरा पहलू समझो, अगर एंजाइम को तुम उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम तब भी इनएक्टिवेटेड होता है। मैंने क्या कहा? एंजाइम को तुम उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, क्योंकि डीनेचुरेशन हो चुका है, उसके बीच का बॉन्ड टूट गया है जिससे उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी लूज कर बैठा है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देते हो तब भी वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है। और ये जो इनएक्टिवेटेड हुआ है यहाँ पर एंजाइम, ये एंजाइम आपको क्यों ये भाई इनएक्टिवेटेड है? क्योंकि उसको उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, उतना पुश नहीं मिल रहा है उसको, जिससे वो मोटिवेशन फील करे और जाए रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन यहां पर एक अंतर है पिछले वाले केस से। क्या अंतर है? अगर यहां पर जैसे ही तुम वो उसका फेवरेबल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करा दोगे, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही तुम उसको प्रोवाइड कर दोगे, एंजाइम अपने फंक्शन को मैक्सिमम एग्जिबिट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया मेरा बात? ठीक है। तो कम टेम्परेचर एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल दोगे, उसका ऑप्टिमम दोगे, वो फंक्शन वापस से मैक्सिमम शो करने लगेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचर्ड, इनएक्टिवेटेड तो करता ही है, साथ में डीनेचर्ड भी कर देता है, जिसकी वजह से अगर तुम उसको बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर लेकर के भी आ जाओ तब भी एंजाइम अपने नॉर्मल फंक्शन को शो करने नहीं जा रहा है। सही है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर, that is this value है ना, heat denatures the enzyme molecule, it means enzyme is inactivated even when returned to normal temperature। ठीक है। तो ये आपका सारा बात हो गया टेम्परेचर के बारे में। पीएच में देखना जरा, पीएच बहुत ही छोटा सा बात है, जो टेम्परेचर का था वही करीब करीब ये भी है। आपका जैसे एक नॉर्मल, पहले आपका कुछ पीएच कम था, पीएच कम था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम था। जैसे ही ऑप्टिमम पीएच आपको ऑब्टेन हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इस पर क्या हो गया, एक ऑप्टिमम, इस पीएच की इस वैल्यू पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका मैक्सिमम हो गया। सही है। और इस पीएच पर, मतलब इस फिक्स पीएच पर एंजाइम जो है अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है, और इससे ज्यादा अगर तुमने पीएच दिया तो वापस से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम है।
और ये जो एंजाइम है वो करीबन करीब एसिडिक पीएच पे काम करता है और ये करीबन करीबन 1.5 टू 2 के बीच में काम करता है। ठीक, इस रेंज में काम कर रहा होता है, एसिडिक पीएच में काम करता है। वहीं पर अगर दूसरे एक एंजाइम की मैं बात करूं, सेलेवरी अमाइलेज, तो उसका देखो पीएच कैसा है, वो जो है वो भी एसिडिक पीएच में ही काम करता है, लेकिन वो एसिडिक पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल को टच कर रही होती है, मतलब वो 6.7 टू 7 पीएच में काम करता है। सही है। तो हर एक एंजाइम का अपना एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक फिक्स पर्टिकुलर पीएच होता है जिस पर वो अपना मैक्सिमम फंक्शन शो करता है। अगर उस फिक्स पीएच और फिक्स टेम्परेचर से ऊपर नीचे की बात की जाएगी, मतलब ऊपर नीचे कंडीशन वहां पर दिया जाएगा, तो एंजाइम का फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है। तो हमने दो फैक्टर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड आई थिंक तुमको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सही है। तीसरे पॉइंट पर मूव करते हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है सबस्ट्रेट। ठीक है, बात शुरू करते हैं। समझिएगा, ये अब तक का सबसे इन सारे फैक्टर में सबसे थोड़ा ट्रिकी फैक्टर है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखना, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम लोग बात ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से यहाँ पर। ठीक है, देखना जरा हो क्या रहा है कि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते 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 एक पॉइंट आएगा, देखना जरा, एक पॉइंट है जहां पे आकर के आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अब इसके बाद कितना भी बढ़ा लो, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो वेलोसिटी है, वो बढ़ने नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि ये कैसे हो रहा होगा। देखना, एक कंटेनर है, ठीक है, जहां पे 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो, 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर। अब उस कंटेनर में मैंने 2 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल डाल दिया और वो तब 2 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल फटाफट आकर के इस एंजाइम से लग जाएगा। ठीक है, और लग करके एंड देन फिर ये उसके साथ जुड़ करके अपना सारा प्रोसेस, मतलब सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा काम 1 सेकेंड में हुआ है। मान लो 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट से लग गया और 1 सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बट उस कंटेनर में स्टिल 8 ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो अभी भी खाली बैठे हुए हैं। सबस्ट्रेट नहीं, सॉरी, एंजाइम जो खाली बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, सेकेंड टाइम में मैंने 4 सबस्ट्रेट डाल दिया। मैंने 4 सबस्ट्रेट डाला तो पहले से 2 थे, 6 हो गए। ठीक है, और जैसे ही ये 6 हुए और मैंने फिर से रिएक्शन देखा जब, तो मुझे दिखा क्या दिखा कि अब मेरे को प्रोडक्ट 6 मिल रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट तो बढ़ गया और फिर से ये पूरा प्रोसेस 1 सेकेंड में हुआ है। मतलब पिछली बार 1 सेकेंड में 2 प्रोडक्ट मिला था, वहीं इस बार 1 ही सेकेंड में आपको 6 प्रोडक्ट मिला होगा। और इसके पीछे वजह तुमको पता है कि क्या है, क्योंकि स्टिल आपके पास 8 एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री बैठा हुआ था, एक्टिव साइट्स फ्री अवेलेबल थे, तो उसमें से 4 और आकर के सबस्ट्रेट से लग गया। ठीक है, पहले से 2 दे रही थी, अब इस बार 4 एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो पहले वाला 2 और फिर से 4 मैंने और डाला, तो कुल मिला के 6 सबस्ट्रेट सेकेंड टाइम में मैंने दिया। 6 सबस्ट्रेट 6 एंजाइम के मॉलिक्यूल से लग गए तो 6 प्रोडक्ट बन गया। और ये पूरा प्रोसेस 1 सेकेंड में हुआ, मतलब 1 सेकेंड में आपको इस बार 6 प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद फिर मैंने फर्दर 4 सबस्ट्रेट और डाल दिया। मैंने 4 सबस्ट्रेट और डाला और इस बार मेरा 6 पहले से मैं डाल रही थी, अब मैं 4 और डालूंगी, मतलब मैं 10 सबस्ट्रेट ऐड कर रही हूँ कंटेनर में, और ये 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम से लग करके और टोटल इन्होंने 10 प्रोडक्ट बना दिए। अब 10 प्रोडक्ट बनने के बाद मेरे दिमाग में क्या एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। सही बात है। और इसी की वजह से मैंने ये बात कहा कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अब समझो जरा बात। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे तुम फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करते हो, तुमने फर्दर फिर 4 सबस्ट्रेट और ऐड कर लिया, 10 पहले से डाल रहे थे, अब 4 और बढ़ा के डालो, 14 डाल रहे हो सबस्ट्रेट। क्या अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल थे और जब तुमने इस बार 14 सबस्ट्रेट ऐड किया होगा तो कोई भी पहला 10
सबस्ट्रेट 10 एंजाइम से लग गया होगा और इस बार भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा जो जस्ट इसके पहले वाले में आया था, 10 प्रोडक्ट बना था, इस बार भी 10 ही प्रोडक्ट बन पाएगा 1 सेकेंड के अंदर। 14 सबस्ट्रेट को बढ़ाने से भी आपको कुछ फायदा नहीं हुआ यहां पर। तो मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ते जाए तो आपके उस केस में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, आपका जो वेलोसिटी है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ने नहीं जा रहा है। और आई थिंक आपको ये बात तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर सारे के सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स सबके सब इंगेज हो चुके हैं, सबके सब सबस्ट्रेट से लग चुके हैं, कोई एंजाइम मॉलिक्यूल खाली ही नहीं है कि वो फर्दर उसको चेंज करे। समझ रहे हो? अगर तुम यहां पर सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर देते हो, एंजाइम के ही मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हो, तब जाकर के फिर से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन हमारा फोकस एक्चुअली वो है ही नहीं, हमें एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, हमारा पूरा फोकस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे है। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली अब समझ आ गया होगा कि जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। सही बात है क्या? आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, यही बात जो मैंने कहा, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यू टू ऑल enzymes are enzyme molecules are saturated. Enzyme molecules are saturated. सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं। सही है क्या? चलो, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज समझना जरा। अब यहां पर केम, ठीक है, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। केम जो है, देखना जरा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सब केम का वैल्यू का मतलब क्या होता है? केम एक्चुअली सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का आधा वैल्यू वो ऑब्टेन कर ले। सही है? क्या बोला मैंने? फिर से सुनना, मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि केम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली वेलोसिटी नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है। किसका कॉन्सेंट्रेशन? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जिस पर जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें इस एंजाइम की बात हो रही है, सब कुछ बात हो रहा है, उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन है वो आपका अपने मैक्सिमम जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसकी आधी वैल्यू को अटेन कर चुका है। सही है? सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के हाफ वैल्यू को अटेन कर लिया गया हो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, सबस्ट्रेट के द्वारा, उसी वैल्यू को, उसी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को हम केम कहते हैं। सही है? अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मुझे, केम की वैल्यू अगर मान लो कहीं पर कम आई है, मतलब क्या चीज की वैल्यू कम है? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम बात की जा रही है, केम का वैल्यू कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कम है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर कम है, ठीक है, इसका मतलब और क्या होता है केम? जिस ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ वैल्यू अटेन हो चुका हो, मतलब बहुत ही कम सबस्ट्रेट के अमाउंट को दिए जाने पर ही रिएक्शन ने मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के हाफ वैल्यू को अटेन कर लिया है। क्या बोला मैंने? फिर से समझना। मैंने कहा जैसे मान लो मेरे पास 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और मैंने यहां पर 20 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल दिया। समझ रहे हो? मैंने 20 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जब दिया, तब जाके कहीं कोई 10 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल 10 एंजाइम से जाके लगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक रिएक्शन ये है। एक इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 10 सबस्ट्रेट दिया और 10 के 10 जाकर के एंजाइम से लग गए। ठीक है, जरा चेक करो जो सेकंड वाला आपका केस है उसमें क्या हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सेकंड वाले केस में सबस्ट्रेट और एंजाइम पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे और जैसे ही उनको मौका मिला वो तुरंत एक दूसरे के साथ जुड़ गए। लेकिन इसके पहले वाले केस में
एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में वो अफेक्शन नहीं था, वो बॉन्डिंग नहीं था, वो दोनों एक दूसरे के लिए उतने फेवरेबल नहीं थे, जिसके जिसकी वजह से हमने इतना फोर्स किया सबस्ट्रेट को, हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि एंजाइम को फोर्सफुली आकर के सबस्ट्रेट के साथ लगना पड़ा, और वहां पर हमने 20-30 सबस्ट्रेट दे दिया, तब जाके उसमें से कोई 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम के साथ लग गया। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर केम का वैल्यू कम हो, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और उस कम ही कॉन्सेंट्रेशन पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन की हाफ वैल्यू को अटेन कर लिया गया है, इसका मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो अफेक्शन है, जो उनकी बीच की एफिनिटी है, जो उनके बीच का बॉन्डिंग है, वो मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब वो जरा थोड़ा सा ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया, फटाफट सारे के सारे एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम आकर के लग गया। उनको ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ा उस केस में, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा बढ़ा करके एंजाइम को फोर्स नहीं करना पड़ा कि तुम लगो ही इसके साथ। सही है। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिख रखा है कि हाई केम इंडिकेट्स लो एफिनिटी। ध्यान से सुनना, ये वाली बात अभी बताई नहीं, इसका उल्टा बात है ये वाला। लो केम शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द सबस्ट्रेट। केम का वैल्यू जितना कम रहेगा, मतलब सबस्ट्रेट के कम ही कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू अचीव हो गया है, मतलब इवन मैक्सिमम वैल्यू भी कम ही कॉन्सेंट्रेशन में अचीव हो गया होगा। अगर हाफ वैल्यू कम में अचीव हुआ है तो फुल वैल्यू भी कम ही में अचीव हो गया होगा, है ना। मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो आपस में बॉन्डिंग है वो बड़ी अच्छी है, उनके बीच में एफिनिटी बहुत अच्छी है। और ये अगर उल्टा हो जाए, केम का वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा तुमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डाला, तब जाके कहीं 2 4 5 6 7 10 जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हो जाके एंजाइम से लग पाए हैं, मतलब बहुत फोर्सफुली इसको जोड़ा गया है। सही है। तो अल्टीमेटली हाई केम इंडिकेट्स लो एफिनिटी विद द सबस्ट्रेट। क्लियर है क्या? ओके, चलो ये चीज भी हो गई। अब यहां पर देखना जरा, ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर नहीं किया, इस बात को भी बोल देती हूँ कि क्या लिखा है कि केम क्या इंडिकेट करता है भाई, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम अटेन्स हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सही है, वही बात जो मैंने हिंदी में समझाई आपको। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और क्लियर करना है, दैट इज इनहिबिटर, तो उसको भी समझ लेते हैं। हम इनहिबिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा बात, यही हमारा आज लास्ट का टॉपिक है जो हमें क्लियर करना है। इनहिबिटर के बारे में देखिएगा जरा, सबसे पहले तो नाम ही है इसका इनहिबिटर, जो कि किसी भी चीज को इनहिबिट करता है। एग्जिबिट मतलब करवाना, इनहिबिट मतलब रोकना। ठीक है। तो ये इनहिबिटर क्या होता है समझो। इनहिबिटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अगर जाकर के एंजाइम से लग जाए तो उसके जो फंक्शन है, जो उसका काम है, उसको किसी भी तरीके से बंद करा देता है। सही है। तो ध्यान से देखना, when the binding of the chemical, है ना, केमिकल मतलब इनहिबिटर की बात कर रहा है, shuts off enzyme activity, shut off मतलब बंद कर देना, enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि हर वो कंपाउंड जो एंजाइम के साथ लग करके उसके काम को बंद करा दे, उसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी को रोक दे, उसी को इनहिबिटर कहते हैं, प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं। अब समझो, अपने पास इनहिबिटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेटा वो होता है जो सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है। ध्यान से सुनना, ये इसको कंपीट करना है, किसी को मुकाबला करना चाहता है ये, तो एंजाइम को किससे लगना होता है? सबस्ट्रेट से। अब ये क्या करता है, सबस्ट्रेट जैसा ही अपना शक्ल सूरत बना लेता है, इसका जो अपीयरेंस है वो सबस्ट्रेट की तरह होता है, जिसकी वजह से धोखे से एंजाइम उसके साथ लग जाता है, और जैसे ही एंजाइम के साथ लगेगा तो ये जो रिएक्शन है, जो आमतौर पे वहां पे रिएक्शन होना चाहिए था नॉर्मली, वो रिएक्शन होगा नहीं, और आपका वहीं पर वो एंजाइम जो है उसके फंक्शन को वो रोक देगा, शट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। सही है। देखो जरा यहीं पर ये बात लिखा भी है कि when the inhibitor closely resemble मतलब मैच करना, the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, ठीक है, is known as competitive inhibitor। अब देखो इसका एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन था जो कि मैंने समझा दिया है हिंदी में, जरा यहाँ देखना, ये देखो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम जो है इसका ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। अब ध्यान से देख सकते हो, ये एक्टिव साइट है जहां पर लगना है किसी सबस्ट्रेट को आकर के। देख लो दोनों का जो एक्टिव साइट पर लगने वाला जो पॉइंट है वो दोनों का एक जैसा ही है,
तो एंजाइम को बहुत आसानी से धोखा हो जाएगा। बस ये वाला चीज डिफरेंस है, ठीक है। तो एंजाइम को उससे तो मतलब ही नहीं, एंजाइम को तो यहाँ वाले से मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के ये और ये में से जो पहले लग जाएगा, ठीक है। और इनहिबिटर क्या करता है कि सबस्ट्रेट से थोड़ा अधिक पोटेंशियल रखता है, और वो क्या करेगा, आएगा और सबस्ट्रेट को पीछे करके और खुद उसमें घुस जाएगा। समझ रहे हो? अब इसको भी ओवरकम करने का तरीका होता है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ा दो कि उस केस में ऐसा हो जाए कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स पर 100 मॉलिक्यूल में केवल एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल रहे, तो फिर उस केस में इनहिबिटर के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों के अमाउंट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो उस केस में इनहिबिटर अक्सर ये जो रेस है वो जीत जाता है, क्योंकि वो आकर के थोड़ा अधिक पोटेंशियल रखता है, सबस्ट्रेट को धक्का मार के खुद घुस जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो आके एंजाइम से लग गया, और जैसे ही एंजाइम से लगेगा, एंजाइम की फंक्शन रुक जाएगी, जो भी वो काम करने आया था एंजाइम, वो काम अब नहीं कर सकता। सक्सिनेट आपका जो है वो एक सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर एंजाइम है। ये सक्सिनेट कुछ प्रोडक्ट बनाता है इस एंजाइम की मदद से, ठीक है। अब क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में जहां पर सक्सिनेट लगना था, उसके जगह मेलोनेट आकर के लग गया, और प्रोडक्ट जो है वो बनने से रुक गया, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है। तो देख सकते हो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये आपका इनहिबिटर है, जो कि मेलोनेट को हटा करके और खुद सक्सिनेट को घुसा करके खुद घुस जाता है। मेलोनेट खुद इनहिबिटर है, और सक्सिनेट जो कि सबस्ट्रेट है उसको हटाता है, खुद जाकर के सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से लग जाता है और रिएक्शन को रोक देता है, मतलब वहां पर एंजाइम के फंक्शन को बंद करा देता है। सही है। तो आई थिंक आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी, कोई सी टफ चीज नहीं थी। नॉन कॉम्पिटिटिव में सुनना, ये जो इनहिबिटर होते हैं, काम तो इनका भी वही है, एंजाइम के काम को रोकना है, इनको उनके काम में बाधा डालना है, लेकिन ये सबस्ट्रेट का मुकाबला नहीं करते, है ना। इनको सबस्ट्रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक्चुअली सबस्ट्रेट को नहीं लगने देने के लिए कुछ और ही अपना तरकीब लगाते हैं। देखो क्या तरकीब लगाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, देखो ये एंजाइम है, और एंजाइम पर अलग से कुछ जगह बना हुआ होता है, ठीक है। उसको एलोसाइट कहते हैं, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एक मिनट, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, एलोसाइट नहीं, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट होता है ये। एलोस्टेरिक साइट मतलब एक्टिव साइट को, ये एक्टिव साइट है, इसको छोड़ के कोई भी दूसरा जगह उसको एलोस्टेरिक साइट कह सकते हो आप, ठीक है। कोई भी एक्टिव साइट को छोड़ के कोई भी जगह है उसको एलोस्टेरिक साइट बोल लो आप। अब एंजाइम के किसी भी एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के, ये देखो रेड कलर का एक इनहिबिटर यहां मैंने बना रखा है, वो जाके लग गया है, ठीक है। और लगने से देखना जरा, इस एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट फिट बैठ जाता, लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही ये इनहिबिटर लगा इस एंजाइम के साथ, इसने एक्टिव साइट का शेप ही चेंज कर दिया, उसका जो ओरिएंटेशन था, जो अलाइनमेंट था, उसको ही उसने चेंज कर दिया। देख रहे हो? और ये अलाइनमेंट चेंज होने के चलते क्या अब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ लग सकेगा? नहीं लग सकेगा, है ना, उसमें ये फिट ही नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से एंजाइम का जो काम है, जो उसका फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो गया, वहीं पर रुक गया। देखो जरा डेफिनेशन क्या लिखा है, when the inhibitor does not associate with the active site, inhibitor जो है वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेगा, वो कहाँ जाके लगेगा, वो कुछ और पोजीशन पे जाके लगेगा, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बुला रहे हैं, bind to some other position of an enzyme and change the alignments of its active site, और इस एंजाइम के एक्टिव साइट का जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करा देगा, जिससे कोई भी सबस्ट्रेट, उसके जो सबस्ट्रेट उसका सुटेबल सबस्ट्रेट है, वो आकर के उस एक्टिव साइट पे लग ही नहीं सकेगा। उसी तरह के इनहिबिटर को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। उसको सबस्ट्रेट से कंपीट नहीं करना, बट सबस्ट्रेट को नहीं लगने देने के लिए एंजाइम से वो कुछ और तरकीब निकाल करके उसको रोक देता है। सही है। और यहाँ पे सबस्ट्रेट का ही जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर ला देता है, खुद उसकी तरह रिसेंबल कर, उसकी तरह मैच कराने लगता है, एंड देन जा करके धोखे से एंजाइम के साथ लग करके एंजाइम के फंक्शंस को शट डाउन कर देता है। सही है। तो ये कुल मिला जुला करके कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के आपके कॉन्सेप्ट हो गए, जो कि आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और हम लोग लेंगे, लास्ट क्लास में आपका कर लूंगी, और टाइप्स ऑफ एंजाइम आई थिंक बाकी रह गया है, वो मुझे बताना है, और एक आधा पॉइंट और बताना है मुझे, कोफैक्टर वेक्टर समझाना है, तो वो सब हम लोग कल फाइनली डील कर लेंगे, एंड देन फिर ये चैप्टर भी आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।